हेलो एवरीवन, वेलकम टू होम साइंस क्लासेस। होम साइंस क्लासेस में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप? आशा करती हूँ अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आपको पता है हमने न्यूट्रिशन साइंस समाप्त कर लिया है और अभी हम उसी की प्रैक्टिस कर रहे हैं। आज का जो हमारा प्रैक्टिस है वो भी न्यूट्रिशन साइंस से ही है। आज भी हमने 50 क्वेश्चन को लिया है। आपको पता है हम प्रतिदिन 50 क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं। तो ये प्रैक्टिस अगले 3 से 4 दिन तक अभी आपकी और चलेगी। उसके बाद हमने बताया है आपको कि आप होम मैनेजमेंट और एक्सटेंशन एजुकेशन का रिवीजन करते रहिए, क्योंकि इसके बाद हम उसके 100 प्लस क्वेश्चन की जो है प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो एक दिन आपका एक्सटेंशन एजुकेशन की प्रैक्टिस होगी और एक दिन आपके होम मैनेजमेंट की प्रैक्टिस सेट होगी। तो अगर आप रिवीजन करते रहेंगे तो आपके लिए प्रैक्टिस सेशन जो होगा वो काफ़ी आसान हो जाएगा। और मैं आप लोगों से बार-बार बोलती हूँ, पहले भी मैंने बताया था और कल भी मैंने आपको बोला था कि आप जो क्वेश्चन करते हैं, जैसे हम 50 क्वेश्चन तो डेली कर रहे हैं, तो इतने में से आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं, कितने नहीं सही हो रहे हैं, ये आपको बताना चाहिए। अगर आप बताएँगे तो मुझे समझ आएगा कि हाँ, चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं। अगर नहीं बताएँगे तो मुझे कैसे समझ आएगा कि आप कितना सही कर रहे हैं, कितना गलत कर रहे हैं, क्या आपको समझ आ रहा है, क्या नहीं समझ आ रहा है। तो आप जो 50 में से आपके चाहे चाहे जितने चाहे 40 चाहे 45 42 जितने भी 30 होते हैं, 30 से कम भी होते हैं, जितने आपके सही होते हैं, तो आप मुझे एक बार कमेंट करके ज़रूर बताया कीजिए। और एक ज़रूरी बात कि आप में से कई लोग मुझसे बार-बार बोल रहे थे कि टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दीजिए, लिंक दे दीजिए, तब मैंने टेलीग्राम नहीं बनाया था। लेकिन मैंने टेलीग्राम बना दिया है, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है और डेली आपको शाम को 9 बजे 9 पीएम पर आपके लिए क्विज़ आती है। तो आप उसे जॉइन करके वहाँ से क्विज़ को सॉल्व कर सकते हैं। और मुझे ये भी कमेंट आया था कि क्विज़ नहीं मिल पा रही है, तो क्या आपने इसी टेलीग्राम चैनल को जॉइन किया है? लिंक से आप जाइए, वहाँ से जॉइन कीजिए, क्विज़ आपको ज़रूर मिलेगी। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहाँ से जाके जॉइन कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं हम आज के अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है आपका कि भारत में सर्वप्रथम किस कृषि विश्वविद्यालय में गृह विज्ञान संकायन की स्थापना हुई थी? क्या लुधियाना में हुई थी, पूसा बिहार में हुई थी, पंतनगर में हुई थी या फिर कानपुर में हुई थी? तो आपको क्या ध्यान रखना है कि भारत में सर्वप्रथम पूसा विहार कृषि विश्वविद्यालय में गृह विज्ञान संकायन की स्थापना हुई थी। कहाँ पर? पूसा बिहार में। ठीक। अगला क्वेश्चन है आपका कि शरीर में उपयुक्त मात्रा में आयोडीन लवण लेना आवश्यक है, क्योंकि इसकी कमी से एक ग्रंथ की उचित कार्य में बाधा पड़ती है। वह ग्रंथि कौन है? क्या वो थायराइड ग्रंथि है? क्या वो अग्नाशय ग्रंथि है? क्या वो यकृत ग्रंथि है या फिर वो अधिवृक्क ग्रंथि है? तो आपको बताना है कि वो कौन-सी ग्रंथि है। तो आपको पता है किसकी वो कौन-सी ग्रंथि है? तो वो आपकी थायराइड ग्रंथि है। कौन-सी ग्रंथि है? थायराइड ग्रंथि है। तो आपको इस क्वेश्चन से भी ध्यान रखना है कि शरीर में उपयुक्त मात्रा में आयोडीन लेना आपको आवश्यक होता है। अब आप मुझे कमेंट करके बताएँगे कि आयोडीन की कमी से कौन-सा रोग होता है। ठीक? नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपका कि भोज्य पदार्थों को परिवर्तन कर प्रयोग करने से क्या होता है? भोजन में पौष्टिक तत्वों की कमी हो जाती है, कोई लाभ नहीं होता है, रुचि उत्पन्न होती है या फिर व्यवस्था में कठिनाई होती है। तो आपको पता है कि भोज्य पदार्थों को परिवर्तन कर प्रयोग करने से रुचि उत्पन्न होती है। अगर आप एक तरह का
भोज्य पदार्थ रोज़ खा रहे हैं, तो आपको वो अच्छा नहीं लगता है, मतलब एकदम से कैसे उससे मन ऊब जाता है, खाने का मन नहीं करता है। जैसे जैसे आपको रोज़ ही दाल, चावल, रोटी, सब्ज़ी यही, और ये भी मान लेते हैं जैसे अभी क्या हो गया है, ठंडी का मौसम है। तो अगर आपको वही गोभी की सब्ज़ी, दाल, चावल, रोटी, गोभी की सब्ज़ी, दाल, चावल, रोटी यही दिया जाएगा, तो आप कितना खाएँगे? नहीं खाएँगे, आपको खाने से अरुचि हो जाएगी। लेकिन वही अगर आपके भोजन में परिवर्तन कर दिया जाएगा, तो आपके खाने की रुचि क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। जैसे जैसे गोभी है, तो कभी हम उसकी मसाले वाली सब्ज़ी बना देंगे, कभी बिना मसाले वाली बना लेंगे, कभी उसमें तरी कर देंगे, तरी का मतलब जैसे रसेदार बना देंगे। मटर का सीज़न चल रहा है तो कभी हम खड़ी मटर बना लेंगे, कभी जो है गोभी और मटर मिक्स करके बना लेंगे, कभी और कोई सब्ज़ी बना लेंगे। तो इससे क्या होगा? इससे ऊबन नहीं होगी। तो भोज्य पदार्थों को परिवर्तन कर प्रयोग करने से क्या होता है? उनमें रुचि उत्पन्न होती है। ठीक? नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपका कि दुग्ध प्रोटीन किस एक आवश्यक अमीनो अम्ल में प्रचुर मात्रा में होता है? दुग्ध प्रोटीन किस एक अमीनो अम्ल में प्रचुर मात्रा में होता है? क्या ट्रिप्टोफैन, हिस्टामिन होता है, आर्जिनिन होता है या फिर सेरेसिन होता है? तो दुग्ध प्रोटीन ट्रिप्टोफैन क्या होता है? ट्रिप्टोफैन प्रचुर मात्रा में होता है। ठीक? नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपका, प्रोटीन में मुख्य भाग किसका होता है? जो प्रोटीन होता है उसमें मुख्य भाग कौन-सा होता है? क्या हाइड्रोजन होता है? क्या नाइट्रोजन होता है? क्या ऑक्सीजन होता है या फिर कार्बन होता है? तो आपको पता है कि जो प्रोटीन होता है, प्रोटीन का मुख्य भाग क्या होता है? मुख्य भाग जो होता है वो होता है नाइट्रोजन। और मैंने आपको ये नोट करके लिखवाया था कि नाइट्रोजन कितने परसेंट पाया जाता है प्रोटीन में। तो अगर आपको याद है तो कमेंट करके बताइए, अगर नहीं याद है तो जाकर क्लास एक बार ज़रूर देखिएगा, क्योंकि प्रोटीन का चैप्टर आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, वहाँ से काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं। ठीक? तो यहाँ पर जो प्रोटीन का मुख्य भाग है वो क्या है? वो नाइट्रोजन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपका, हमारे शरीर में कौन-सी 2 प्रकार की क्रियाएँ होती हैं? इससे संबंधित हमने शायद कल या परसों भी चर्चा किया था। तो हमारे शरीर में आपको पता है 2 प्रकार की क्रियाएँ होती हैं। कौन-कौन सी? एक तो होती है ऐच्छिक और दूसरी होती है अनैच्छिक। अब ऐच्छिक क्या होती है, अनैच्छिक क्या होती है, हमने इतनी बार चर्चा कर लिया है कि हमें बताने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन फिर भी हम एक बार जान लेते हैं, क्योंकि आज भी कुछ लोग नए जुड़े होंगे। तो जो ऐच्छिक क्रिया होती है, ऐच्छिक क्रिया ऐसी होती है जिस पे हमारा कंट्रोल होता है, जो हमारी इच्छा से होता है, जैसे पढ़ना, लिखना, दौड़ना, भागना, चलना, खाना, पीना, बोलना, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, ये ऐच्छिक होती हैं। और अनैच्छिक क्या होती हैं? तो अनैच्छिक वह होती हैं, वह कार्य होता है जिस पर हमारा कंट्रोल नहीं होता है। जैसे जैसे जो खाया गया भोजन होता है, हमारे शरीर में पाचन तंत्र, जो हमारे पाचन तंत्र होते हैं, श्वसन तंत्र होते हैं, उत्सर्जन तंत्र होते हैं, इन सब पर हमारा कंट्रोल नहीं होता है। तो ये कैसी क्रिया होती है? ये अनैच्छिक क्रिया होती है। मैंने आपको इसको कई बार बताया है, फिर से बता रही हूँ, ये आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। क्यों? क्योंकि आपको ऐसे ही ऑप्शन दे दिया जाएगा, जैसे यहाँ पर तो हमने सिर्फ 4 ऑप्शन रखा है। आगे से आपको ऐसा मिल सकता है ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, कई दे दिया जाएगा। उसमें से आपसे पूछ लिया जाएगा निम्नलिखित में से कौन-सा ऐच्छिक कार्य है, निम्नलिखित में से कौन-सा अनैच्छिक कार्य है। तो आपको पता होना चाहिए कि ऐच्छिक कार्य क्या होता है, अनैच्छिक कार्य क्या होता है। तो सिंपल से समझेंगे, ऐच्छिक कार्य वो होता है जो हमें दिखता है, और जो अनैच्छिक होता है वो हमें दिखाई नहीं देता है। लेकिन आप ध्यान रखेंगे कि जो पलकें हमारी झपकती हैं वो अनैच्छिक होती हैं। ठीक? नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपका कि जल शरीर के तापक्रम को क्या करता है? नियंत्रित करता है, बढ़ाता है, घटाता है, गर्म करता है। तो जल का कार्य क्या होता है? जल का कार्य होता है कि वो हमारे शरीर के टेम्परेचर को नियंत्रित करता है। क्या करता है? नियंत्रित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, एक शिशु
जन्म लेता है उसके शरीर में कितना प्रोटीन पाया जाता है? जो एक नवजात बच्चा होता है, जब वो जन्म लेता है तो उसके शरीर में कितना प्रोटीन पाया जाता है? 200 ग्राम, 300 ग्राम, 500 ग्राम, 800 ग्राम। तो कितना प्रोटीन पाया जाता है? नवजात शिशु के शरीर में 500 ग्राम प्रोटीन पाया जाता है। ध्यान रखिएगा कितना होता है? 500 ग्राम होता है। फैक्ट है, याद करना होता है, नोट कर लेंगे तो अच्छा रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि स्वस्थ माँ बनने तथा स्वस्थ शिशु को जन्म देने के लिए किस अवस्था से भोजन पर ध्यान देना चाहिए? क्या शैशवावस्था से देना चाहिए, बाल्यावस्था से देना चाहिए, प्रौढ़ावस्था से देना चाहिए या फिर किशोरावस्था से देना चाहिए? क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा रहा है कि एक स्वस्थ माँ बनने के लिए, जब एक स्वस्थ माँ बनने के लिए और एक अच्छे स्वस्थ शिशु को जन्म देने के लिए भोजन पर कब से ध्यान देना चाहिए? तो वो है किशोरावस्था से। किशोरावस्था से ही ध्यान देना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपका, निम्न में से किस तेल को मीठा तेल कहते हैं? ये जो आपको तेल दिए गए हैं, इनमें से किस तेल को हम मीठा तेल बोलते हैं? क्या वो वानस्पतिक घी है? क्या वो मूंगफली का तेल है? क्या वो तिल का तेल है या फिर नारियल का तेल है? तो आपको पता है ये जो मीठा तेल हम जिसे बोलते हैं वो क्या होता है? वो तिल का तेल होता है। क्या होता है? तिल का तेल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपका, सूअर के मांस को क्या कहते हैं? जब हमने मांस का चैप्टर पढ़ा था, मीट के बारे में पढ़ा था, तो वहाँ मैंने आपको बताया था कि ये आपके पीवाईक्यू में पूछा जा चुका है। तो सूअर के मांस को क्या कहते हैं? क्या उसे बीफ बोलते हैं, मटन बोलते हैं, चिकन बोलते हैं या फिर पोर्क बोलते हैं? तो सूअर के मांस को पोर्क कहते हैं। अब आपका काम है कि आप बताएँगे मुझे बीफ, मटन, चिकन ये किसके मांस को बोला जाता है? बीफ किसके मांस को बोलते हैं? मटन किसके मांस को बोलते हैं? और चिकन किसके मांस को बोलते हैं? पोर्क को मैंने बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपका, मसाले का राजा किस मसाले को कहा जाता है? अभी हाल ही में हमने मसालों का चैप्टर डिस्कस किया था, तो वहाँ पर हमने बताया था कि कुछ औषधि वाले मसाले होते हैं, इनको ध्यान रखिएगा। कुछ स्वाद बढ़ाने वाले होते हैं, इनको ध्यान रखिएगा। और कुछ ऐसे होते हैं जो आपके भोजन में सुगंध प्रदान करते हैं। तो हमने वहाँ पर मसालों के राजा और मसालों के रानी के बारे में डिस्कस किया था। तो यहाँ पर मैंने दोनों क्वेश्चन ले लिया है, तो इसी से हम दोनों को समझ लेंगे। मसालों का राजा काली मिर्च को कहा जाता है। और ये जो काली मिर्च है ये क्यों किस लिए जाना जाता है? तो ये अपने तीखेपन की वजह से जाना जाता है। अब मसालों की रानी किसे कहते हैं? तो जो इलायची होती है, इलायची को हम क्या बोलते हैं? इलायची को हम मसालों की रानी बोलते हैं। और ये क्या होती है? इसकी तासीर कैसी होती है? तो ठंडी होती है। ये क्या करता है? तो सुगंध बढ़ाने का कार्य करता है। हल्दी तो आपको पता ही है कि औषधि के रूप में हम प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कि फलों में जल का भाग लगभग कितना प्रतिशत होता है? जो फल होते हैं, आपको पता है कि फल किसके सोर्स होते हैं? तो ये आपके जल के सोर्स होते हैं। इनसे काफ़ी मात्रा में हमें जल मिलता है। लेकिन आपको यहाँ पर ये बताना है कि जो फल होते हैं, फलों में जल का भाग कितना होता है? क्या वो 70 से 85% होता है? 90 से 95% होता है? 60 से 65% होता है या फिर 40 से 50% होता है? तो जो फलों में जल का भाग होता है, फलों में जल का भाग 70 से 85% होता है। कितना? 70 से 85% तक होता है। ठीक? अगला क्वेश्चन है आपका, सोयाबीन में पाया जाने वाला प्रोटीन नहीं है। सोयाबीन में कौन-कौन सा प्रोटीन नहीं पाया जाता है? क्या वो फेसिओलिन है? क्या यह ग्लूसियोनिन है? या फिर लिग्यूमेलिन है? या फिर वो प्रोपिलीन है? तो इनमें से आपसे ये पूछा जा रहा है कि कौन-सा नहीं है? जो एक नहीं है, 3 बच रहे हैं, तो वो 3 क्या हैं आपके? वो 3 होते हैं आपके जो आप सोयाबीन में पाए जाते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो वो हो जाएगा प्रोपिलीन।
प्रोपीलीन जो है वो सोयाबीन में नहीं पाया जाता है। इसका मतलब ये तीनों क्या होते हैं? ये तीनों ही सोयाबीन में पाए जाने वाले प्रोटीन होते हैं, तो आप इन्हें नोट कर लीजिएगा। वैसे हमने सोयाबीन के चैप्टर को डिस्कस किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपका कि इडली या डोसा बनाने के लिए चावल व दाल का अनुपात होना चाहिए। जब आप इडली या डोसा बना रहे हैं तो वहाँ पर चावल व दाल का अनुपात कितना होना चाहिए? 3:1 होना चाहिए, 2:2 होना चाहिए, 2:1 होना चाहिए या फिर 2:1 होना चाहिए। तो आपको पता है कि इडली व डोसा बनाने के लिए चावल और दाल का जो अनुपात होता है वो 3:1 होता है। आप मुझे कमेंट करके बताएँगे कि खिचड़ी बनाने के लिए चावल और दाल का अनुपात कितना होता है, ठीक? नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपका कि चाय के स्वाद हेतु महत्वपूर्ण है, जो चाय को स्वाद देता है। कहने का मतलब ये है कि चाय में स्वाद देने का कार्य कौन करते हैं? क्या वो कैफ़ीन करता है? क्या वो आवश्यक तेल करता है? क्या वो पॉलीफेनॉल्स करता है? तो हमने पढ़ा था कि जब हमने पेय पदार्थ की पहली क्लास ली थी तो वहाँ पर हमने चाय के बारे में डिस्कस किया था और आपको बोला था कि चाय, चाय के प्रकार, इनके बनने की प्रक्रिया सबको ध्यान रखिएगा क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चाय में स्वाद प्रदान करने का कार्य किसका होता है? ये तीनों मतलब उपरोक्त सही हो जाएगा इसका सभी। क्यों? क्योंकि ये तीनों ही चाय में स्वाद प्रदान करने का कार्य करते हैं। कौन? कैफ़ीन, आवश्यक तेल और पॉलीफेनॉल्स ये तीनों क्या करते हैं? चाय में स्वाद बढ़ाने का कार्य करते हैं और चाय में ये स्वाद के लिए महत्वपूर्ण कार्य करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपका, काली चाय से हरी चाय बेहतर होती है, क्यों? क्योंकि उसमें अधिक एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं, उसमें क्लोरोफिल पाया जाता है, वह देखने में सुंदर होता है, वह हल्का होता है। तो जो काली चाय होती है, काली चाय से जो हरी चाय होती है वो बेहतर होती है। कहने का मतलब हरी चाय जो होती है वो अच्छी होती है। क्यों? क्योंकि उसमें क्या पाए जाते हैं? क्योंकि उसमें अधिक एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं। ये पॉइंट मैंने आपको नोट करवाया है, तो ध्यान रखिएगा इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपका, परिरक्षक जो रंगीन फलों के रसों में डाला जाता है, वो कौन-सा होता है? क्या वो एस्कॉर्बिक एसिड होता है? क्या वो बेंजोइक एसिड होता है? क्या वो सोडियम मेटाबाइसल्फाइड होता है? या फिर इनमें से कोई नहीं होता है? तो जो परिरक्षक जो रंगीन फलों में डाले जाते हैं, उनके रसों में डाले जाते हैं, वो कौन होते हैं? तो वो आपके होते हैं बेंजोइक अम्ल होते हैं। कौन से होते हैं? बेंजोइक अम्ल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपका, बियर में अल्कोहल की मात्रा कितने प्रतिशत पाई जाती है? हमने पढ़ा था नशीले पेय पदार्थ के बारे में। तो वहाँ पर हमने बियर, विस्की, ब्रांडी इन सब के बारे में चर्चा किया था और हमने आपको वहाँ पर तब क्या बताया था? अल्कोहल की मात्रा बताई थी और बोला भी था कि इन्हें ध्यान रखिएगा। तो आप बताइए कि जो बियर होता है, बियर में अल्कोहल की मात्रा कितने प्रतिशत होती है? क्या 10% होती है? क्या 15% होती है? क्या 50% होती है या फिर 3% होती है? तो बियर में अल्कोहल की जो मात्रा होती है वो 3% होती है। कितना? 3% होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपका, वह तरल जिसके घोल में पदार्थ होता है, वह तरल जिसके घोल में पदार्थ होता है, किस रूप में जाना जाता है? क्या उसे हम विलायक बोलते हैं? हम उसे पारगम्यता बोलते हैं? हम उसे अर्धपारगम्यता बोलते हैं या फिर उसे हम विलेय बोलते हैं? तो उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम विलेय बोलते हैं। मतलब वह तरल जिसके घोल में पदार्थ होता है, विलेय के रूप में जाना जाता है। ठीक? नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपका, खमीरीकृत चाय है। खमीरीकृत चाय कौन-सी होती है? क्या वो हरी चाय होती है?
क्या वो काली चाय होती है, क्या वो ओलोंग चाय होती है या फिर सभी? तो जब हमने चाय का प्रोसेस पढ़ा था, तब हमने आपको बताया था कि ये जो काली चाय होती है और हरी चाय होती है, इन दोनों में डिफ़रेंस क्या आता है? इनकी जो प्रक्रिया होती है उसमें एक में ख़मीरीकरण किया जाता है और एक में ख़मीरीकरण की प्रक्रिया नहीं होती है। तो जो ये आपका ख़मीरीकृत चाय होता है वो कौन-सा होता है? तो जो ये काली चाय होती है आपकी, ये ख़मीरीकृत चाय होती है। हरी चाय, इसमें ख़मीरीकरण की प्रक्रिया नहीं की जाती है। अब ये ओलोंग चाय क्या होती है? तो ये अर्ध ख़मीरीकृत चाय होती है। आपको ध्यान रखना है कि अगर आपसे पूछा जाए कि अर्ध ख़मीरीकृत चाय है, तो कौन-सी है? तो वो ओलोंग चाय होती है। मैंने क्वेश्चन यही बनाया था लेकिन अर्ध मैंने हटा दिया गलती से, ठीक? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपका, चाय की प्राप्ति होती है, किससे होती है? लिब्रिका से होती है, अरेबिका से होती है, रोबस्टा से होती है, कोमेलिया से होती है। तो आपको पता है कि ये जो ऊपर के 3 दिए गए हैं, ये कॉफ़ी प्राप्ति के साधन होते हैं, चाय के नहीं। चाय इनसे नहीं प्राप्त किया जाता है। चाय किससे प्राप्त किया जाता है? तो वो किया जाता है कोमेलिया नामक पौधे से प्राप्त किया जाता है चाय को, ठीक? नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपका, नशीले पेय पदार्थ नहीं हैं। इनमें से कौन-सा ऐसा है जो नशीला पेय पदार्थ नहीं है? क्या वो वाइन है? क्या वो जीन है? क्या वो ब्रांडी है? क्या वो मिरिंडा है? तो आपने जीन, वाइन और ब्रांडी के बारे में पढ़ा था और आपने ये भी जाना था कि इसमें अल्कोहल कितना मात्रा में पाया जाता है। लेकिन ये जो मिरिंडा होता है, ये आपका नशीला पेय पदार्थ नहीं होता है। क्या नहीं होता है? तो ये नशीला पेय पदार्थ नहीं होता है। आपका ऑप्शन नंबर जो 4th है, ये राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपका, निम्नलिखित में से पोषक पेय पदार्थ हैं। हमने आपको बताया था पोषक पेय पदार्थ, नशीले पेय पदार्थ और स्फूर्ति देने वाले पेय पदार्थ कौन-कौन से हैं? तो जो फलों का रस है, लस्सी है, छाछ है, उपरोक्त सभी। तो आपको पता है कि पोषक पेय पदार्थ ये सभी हैं। जो फलों का रस है, लस्सी है, छाछ है, ये सभी क्या करते हैं? ये सभी आपको पोषण देते हैं। तो ये कौन से पेय पदार्थ हो गए? तो ये आपके पोषक पेय पदार्थ हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपका, कार्बोनेटेड पेय पदार्थ वे होते हैं जिनमें पाया जाता है। क्या पाया जाता है? जिनमें O2 पाया जाता है, जिनमें CO2 पाया जाता है, आयरन पाया जाता है या फिर नाइट्रोजन पाया जाता है। तो आपको पता है कि कार्बोनेटेड पेय पदार्थ वे पेय पदार्थ होते हैं जिनमें क्या पाया जाता है? जिनमें CO2 पाया जाता है। तो वही आपके कार्बोनेटेड पेय पदार्थ होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कार्बोनेटेड पेय पदार्थ हैं। अभी-अभी इससे पहले ही हमने देखा कार्बोनेटेड पेय पदार्थ कौन से हैं? क्या वो छाछ है? क्या वो दूध है? क्या वो बियर है? या फिर वो लिम्का है? तो जो कार्बोनेटेड पेय पदार्थ होता है, वो लिम्का होता है। क्या होता है? लिम्का होता है, ठीक? बाकी आपके जो छाछ और दूध बच रहे हैं, ये आपके पोषण देने वाले होते हैं, पोषण पेय पदार्थ होते हैं और ये जो बियर होता है, ये नशीले पेय पदार्थ में आता है। तो ये चारों यहाँ से आपका क्लियर हो चुका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एंटी विटामिन कहलाते हैं। एंटी विटामिन कौन कहलाते हैं? विटामिन के अवशोषण में सहायक होते हैं जो विटामिन के अवशोषण में बाधक होते हैं, अवशोषण की गति को बढ़ा देते हैं या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है कि इनमें से एंटी विटामिन का मतलब एंटी विटामिन कौन से होते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जो विटामिन के अवशोषण में बाधक होते हैं। जो विटामिन के अवशोषण में बाधक होते हैं उन्हीं को हम एंटी विटामिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उनको हम एंटी विटामिन बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपका, गुर्दे से सोडियम का विसर्जन किस हार्मोन द्वारा नियमित होता है? मतलब जो गुर्दे से सोडियम का विसर्जन होता है वो किस हार्मोन के द्वारा नियमित होता है? क्या वो एड्रिनल हार्मोन के द्वारा होता है?
क्या वो एस्ट्रोजन हार्मोन के द्वारा होता है या फिर वो एड्रिनल कॉर्टिकॉइड हार्मोन के द्वारा होता है या ये सारे हार्मोन नियमित करते हैं? तो आपको पता है कि सोडियम जो गुर्दे से सोडियम का उत्सर्जन विसर्जन होता है उसमें एड्रिनल कॉर्टिकॉइड हार्मोन सहायक होता है, ये नियमित करता है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपका कि भारत में मातृ मृत्यु दर अधिक होने का प्रमुख कारण क्या है? जो भारत में मातृ मृत्यु दर इतनी अधिक है, इसका कारण क्या है? क्या वो परिवर्तनशीलता है? क्या वो अज्ञानता है? क्या वो अस्वस्थता है? क्या वो कुपोषण है? तो आपको पता है कि इसका जो राइट आंसर यहाँ पर होगा वो होगा कुपोषण। कुपोषण क्या है? तो भारत में मातृ मृत्यु दर का अधिक होने का कारण है। ठीक। लेकिन यहाँ पर आपको ध्यान ये रखना है कि ये जो बाकी आपके 3 फैक्टर बच रहे हैं ये भी मातृ मृत्यु दर के कारण होते हैं, मतलब परिवर्तनशीलता, अज्ञानता और अस्वस्थता, ये भी क्या होते हैं? मातृ मृत्यु दर के कारण होते हैं। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपका कि व्यापारिक स्तर पर भोज्य पदार्थों का संरक्षण किया जाता है, किसके द्वारा किया जाता है? तो इसमें पहला आपका आ जाता है नमी द्वारा, रेफ्रिजरेटर द्वारा, कोल्ड स्टोरेज द्वारा या उपरोक्त सभी। तो ये सारे जो मेथड होते हैं ये किसके होते हैं? तो ये भोज्य पदार्थों के संरक्षण के होते हैं। लेकिन यहाँ पर पूछा क्या जा रहा है? तो यहाँ पर पूछा ये जा रहा है कि हम व्यापारिक स्तर पर किस तरह से संरक्षण करते हैं। तो आपको पता है नमी द्वारा, और ये नमी को मतलब सुखाने, नमी को सुखाकर जो करते हैं हम भोज्य पदार्थों का संरक्षण कैसे करते हैं? तो वो घर पर करते हैं। रेफ्रिजरेटर, ये जो हमारे घरों पर है ये होता है आपका रेफ्रिजरेटर। लेकिन ये जो आपका कोल्ड स्टोरेज है इसका राइट आंसर यही हो जाएगा कोल्ड स्टोरेज। ये जो कोल्ड स्टोरेज होता है ये घर पर नहीं किया जाता है, ये घर पर भोज्य पदार्थ को संरक्षण करने की विधि नहीं होती है। यह कैसे होती है? तो यह एक व्यापारिक स्तर पर किया जाता है। जो कोल्ड स्टोरेज होता है ये व्यापारिक स्तर पर भोज्य पदार्थों का संरक्षण किया जाता है। यहाँ पर किलो 10 किलो 1-2 कुंटल नहीं किया जाता है बल्कि बहुत ज़्यादा मात्रा में यहाँ पर चीज़ों को क्या किया जाता है? तो संरक्षित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपका कि जब पोषण शरीर की आवश्यकता के अनुसार गुण या मात्रा में अपूर्ण होता है तो वह स्थिति क्या कहलाती है? जब पोषण शरीर की आवश्यकता के अनुसार गुण या मात्रा में अपूर्ण होता है तो वह स्थिति कहलाती है, क्या कहलाती है? क्या वो अल्प पोषण कहलाता है? क्या वो कुपोषण कहलाता है? क्या वो सुपोषण कहलाता है? या फिर वो अपर्याप्त पोषण कहलाता है? तो जब शरीर को पोषण आवश्यकता के अनुसार मात्रा में और गुण में कम है, गुण में कम का मतलब जो पौष्टिक तत्व तो मिल भी रहे हैं ना वो अच्छी क्वालिटी के नहीं हैं और जितनी मात्रा में मिलना चाहिए वो भी नहीं है, तो इस स्थिति को हम क्या कहते हैं? इस स्थिति को हम अल्प पोषण कहते हैं। क्या बोलते हैं? अल्प पोषण बोलते हैं, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपका कि विटामिन के निम्नलिखित में से किसके संश्लेषण में सहायक होता है? विटामिन के किसके संश्लेषण में सहायक होता है? क्या प्रोथ्रोम्बिन के संश्लेषण में सहायक है, रक्त के संश्लेषण में सहायक है, हिपेरिन के संश्लेषण में सहायक है या फिर लसिका के संश्लेषण में सहायक होता है? तो ये जो विटामिन के होता है ये क्या करता है, इसका कार्य क्या होता है? तो कल भी हमने इसी तरह से एक क्वेश्चन डिस्कस किया था जहाँ पर हमने आपको बताया था जो विटामिन के होता है वो ब्लड क्लॉटिंग में मदद करता है। तो ये किसका संश्लेषण करता है? तो ये करता है आपके प्रोथ्रोम्बिन का संश्लेषण करता है। क्या करते हैं ये? तो ये ब्लड क्लॉटिंग में सहायता करते हैं। कौन? प्रोथ्रोम्बिन होता है और विटामिन के। तो विटामिन के किसका संश्लेषण कर रहा है? प्रोथ्रोम्बिन का कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अंतरराष्ट्रीय खाद्य मानक को प्रकाशित करते हैं कौन करते हैं? क्या अंतरराष्ट्रीय मानकीकरण संगठन करता है? क्या कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन करता है या फिर ये दोनों करते हैं या सिर्फ आपका अंतरराष्ट्रीय मानकीकरण संगठन करता है?
तो अंतरराष्ट्रीय खाद्य मानक को प्रकाशित कौन करता है? ये दोनों ही करते हैं। कौन कौन? ISO एंड CAC, ये दोनों ही क्या करते हैं? अंतरराष्ट्रीय खाद्य मानक को प्रकाशित करते हैं। और कल हमने खाद्य मानक के कितने स्तर पढ़े थे? तो 4 स्तर। कौन कौन से? एक हमने देखा था कंपनी, और राष्ट्रीय, और क्या देखा था हमने? अंतरराष्ट्रीय देखा था, और राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय कंपनी मानक के बारे में हमने चर्चा की थी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपका, खाद्य की प्रत्येक पहलू में एकीकृत गुणवत्ता लाने, स्वच्छ पौष्टिक खाद्य की पूर्ति सुनिश्चित करने के अतिरिक्त देश के भीतर और बाहर देश के बीच व्यापार को बढ़ाने के लिए किस प्रणाली की आवश्यकता होती है? क्वेश्चन के बाद फिर से देखेंगे कि खाद्य की प्रत्येक पहलू में एकीकृत गुणवत्ता लाने, स्वच्छ पौष्टिक खाद्य की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए अतिरिक्त देश के भीतर और देश के बीच व्यापार को बढ़ाने के लिए किस प्रणाली की आवश्यकता होती है? क्या वो खाद्य वितरण प्रणाली है? क्या वो खाद्य प्रदूषण है? क्या वो खाद्य मानक है, या फिर उपरोक्त सभी हैं? तो आपको यहाँ पर क्या, यहाँ तो आपको खाद्य खाद्य सब दिख रहा है। अब आप सोच रहे होंगे हम क्यों ना सभी पर लगा दें, लेकिन नहीं, इसका आंसर सभी नहीं होगा। तो जो खाद्य होते हैं, खाद्य के बीच जो इनकी जो पहलू होती है, इसकी एकीकृत गुणवत्ता के लिए, स्वच्छ और पौष्टिक खाद्य पदार्थ की पूर्ति के लिए कौन सा मानक है, कौन सी प्रणाली है? तो वो है आपकी खाद्य प्रणाली। क्या होती है? खाद्य प्रणाली होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपका, लैक्टोज असहजता वाले व्यक्ति लैक्टोज मुक्त दूध लेना कैसा खाद्य है? मतलब एक व्यक्ति ऐसा है जिसे लैक्टोज हजम नहीं होता है, मतलब जो दूध को पचा नहीं पाता है, तो ऐसे व्यक्ति के लिए आप जो लैक्टोज मुक्त दूध दे रहे हैं वो कैसा खाद्य पदार्थ होगा? क्या वो चिकित्सीय खाद्य पदार्थ के अंतर्गत आएगा, या फिर वो फार्मूलाबद्ध खाद्य पदार्थ के अंतर्गत आएगा, या उसे हम विनिर्मित खाद्य पदार्थ बोलेंगे, या फिर वो संरक्षित खाद्य पदार्थ होगा? तो जो एक लैक्टिक असहजता वाला व्यक्ति है, उसको जब आप लैक्टिक मुक्त दूध दे रहे हैं, तो ऐसे जो आहार, जो ऐसा खाद्य पदार्थ उसको दिया जा रहा है, वो चिकित्सीय खाद्य पदार्थ के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है? तो चिकित्सीय खाद्य पदार्थ के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अविकार्य पदार्थ वे हैं जो सामान्यतः 1 वर्ष तक खराब नहीं होते हैं। उदाहरण नहीं है, मतलब इसमें ये बोला जा रहा है कि अविकार्य जो भोज्य पदार्थ होते हैं, यहाँ पर आपको 2 क्वेश्चन बताया जा रहा है। एक तो ये बताया जा रहा है कि जो अविकार्य भोज्य पदार्थ वे होते हैं जिन्हें हम 1 साल तक रख सकते हैं, वो खराब नहीं होते, वो तो आपके अविकार्य भोज्य पदार्थ होते हैं। तो आपको ये बताना है कि इसमें विकार्य भोज्य पदार्थ कौन सा है। क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन की जो फ्रेमिंग की गई है थोड़ा अलग लेवल की है, मतलब यहाँ पर बताया कुछ और जा रहा है, पूछा कुछ और जा रहा है। बताया आपको अविकार्य पदार्थ के बारे में जा रहा है, और पूछा आपसे क्या जा रहा है? तो यहाँ पर ये पूछा जा रहा है कि विकार्य वाले भोज्य पदार्थ कौन हैं, जो मतलब नष्ट हो जाते हैं। तो दाल क्या होता है? अगर आपको इसका मतलब नहीं समझ आ रहा है, तब भी आप ऐसे समझ सकते हैं कि यहाँ पर खराब और खराब ना होने की बात की जा रही है। तो ऐसे में आपका दाल आ जाता है, अनाज है, तिलहन है, या फिर बेसन। तो अगर ये क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है, तब भी आप यहाँ से समझ सकते हैं कि जो दाल है, अनाज है, तिलहन है, ये एक तरह के भोज्य पदार्थ हैं, और ये जो बेसन है, ये आपका खराब होने वाला भोज्य पदार्थ है। तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपका आ जाएगा बेसन। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपका कि अत्यधिक जोखिम वाले खाद्य पदार्थ कहलाते हैं।
अत्यधिक जोखिम वाले खाद्य पदार्थ कहलाते हैं कौन? क्या जो प्रोटीन युक्त खाद्य पदार्थ होते हैं, कार्बोज युक्त खाद्य पदार्थ होते हैं, वसा युक्त खाद्य पदार्थ होते हैं, या फिर जो विटामिन युक्त खाद्य पदार्थ होते हैं। तो हम जोखिम युक्त खाद्य, जो अधिक जोखिम वाले खाद्य पदार्थ होते हैं, यहाँ पर सबसे पहले ये समझते हैं कि जोखिम वाले खाद्य पदार्थ का मतलब क्या है। तो मतलब ये है कि जो भोज्य पदार्थ आपके जल्दी खराब होते हैं वो कौन से हैं? क्या वो प्रोटीन युक्त भोज्य पदार्थ हैं? क्या वो कार्बोज युक्त भोज्य पदार्थ हैं? या फिर वो वसा युक्त भोज्य पदार्थ हैं? या फिर वो विटामिन युक्त भोज्य पदार्थ हैं? तो आपको पता है ये जो प्रोटीन वाले खाद्य पदार्थ होते हैं, ये बहुत जल्दी खराब होते हैं। जैसे जैसे ये जो मीट, मछली, अंडा, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, तो ये सारी चीज़ें बहुत जल्दी खराब होती हैं। कैसी होती हैं? तो ये अत्यधिक जोखिम वाले खाद्य पदार्थ होते हैं। इनमें अधिक मात्रा में क्या पाया जाता है? तो कार्बोज नहीं पाया जाता, वसा नहीं पाया जाता, विटामिन नहीं पाया जाता। पाया क्या जाता है इसमें? तो इसमें जो अधिकता पाई जाती है वो प्रोटीन की अधिकता पाई जाती है। ये अधिक जोखिम वाले होते हैं, इनको ज़्यादा दिनों तक सुरक्षित नहीं रखा जा सकता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपका कि खाद्य संरक्षण की पारंपरिक विधि है। इनमें से खाद्य संरक्षण की पारंपरिक विधि कौन सी है? क्या वो धूमना? धूमना का मतलब होता है कि धुएं से। धूमने का मतलब क्या है? कि धुएं से। धूमने का मतलब धुनने से मत लगा लीजिएगा। तो धूमने का मतलब हो गया कि धुआं, धूप में सुखाना, भूनना, नियंत्रित किण्वन, या फिर उपरोक्त सभी। तो यहाँ पांचों ऑप्शन देने का मतलब ये था। आपको पता है कि हमारे एग्जाम में 5 ऑप्शन नहीं मिलते हैं, मतलब टीजीटी पीजीटी में आपको 5 ऑप्शन नहीं मिलेंगे। तो यहाँ पर 5 ऑप्शन देने का मतलब ये था कि आप इन चारों को एक साथ समझिए कि ये जो चारों आपके दिए गए हैं, चाहे वो धूमना हो गया, चाहे वो धूप में सुखाना हो गया, या फिर भूनना हो गया, या फिर नियंत्रित किण्वन हो गया, ये सारी विधियां क्या होती हैं? तो ये सारी खाद्य संरक्षण की कैसी विधि हैं? पारंपरिक विधि होती हैं। कैसी विधि होती हैं? तो ये पारंपरिक विधि होती हैं। इसका जो ऑप्शन नंबर 5 है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपका, पौष्टिकरण तकनीक किसने विकसित किया है? ये जो पौष्टिकरण तकनीक है, इसको विकसित करने वाले हैं कौन? तो क्या वो लॉर्ड पाश्चरायड ने किया था, लेमार्क ने किया था, या लुई पास्चर ने किया था, या फिर इनमें से किसी ने भी नहीं किया था? तो आपको पता है ये जो पौष्टिकरण तकनीक है, पौष्टिकरण तकनीक किसने किया था? लुई पास्चर ने विकसित किया था। तो ध्यान रखिएगा इनका नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपका, शरीर में खनिज लवण के प्रमुख 2 कार्य होते हैं। क्वेश्चन टफ नहीं है, क्वेश्चन को बस आपको ध्यान से पढ़ना है, क्वेश्चन बहुत इजी है। तो शरीर में खनिज लवण के प्रमुख 2 कार्य बताना है। पहला, ऊर्जा देना, सुरक्षा प्रदान करना। दूसरा है सुरक्षात्मक, नियामक, निर्माणात्मक कार्य और ऊर्जा प्रदान करना, या फिर इनमें से कोई कार्य नहीं है। तो ये आपने पहले दिन ही जब न्यूट्रिशन साइंस स्टार्ट किया था, तो पहली क्लास में ही हमने डिस्कस किया था कि कौन कौन से भोज्य पदार्थ आपको ऊर्जा देते हैं। तो अगर ये खनिज लवण जो होते हैं, इनका कार्य ऊर्जा देना नहीं होता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर ऊर्जा दे रहे हैं, यहाँ पर ऊर्जा दे रहे हैं, तो आपका जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है और थर्ड है, ये दोनों तो पहले ही कट हो जाएगा। तो जो खनिज लवण होते हैं और जो विटामिन होते हैं, इनका प्रमुख कार्य क्या होता है? तो इनका जो प्रमुख कार्य होता है वो सुरक्षात्मक और नियामक कार्य होता है। किसका? खनिज लवण का। साथ में ध्यान रखिएगा, यहाँ पर नहीं दिया गया है विटामिन। विटामिन और खनिज लवण जो होते हैं वो सुरक्षा का कार्य करते हैं। साथ में आपको एनर्जी देने का कार्य कौन करते हैं? तो जो कार्बोहाइड्रेट हो गए, प्रोटीन हो गए और वसा, ये तीनों हमें एनर्जी देने का कार्य करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि मानव शरीर में जिंक का मुख्य कार्य है। मानव शरीर में जिंक का मुख्य कार्य क्या होता है?
क्या हीमोग्लोबिन का कार्य होता है? डीएनए आरएनए का संश्लेषण करना होता है, या दृष्टि से संबंधित होता है, या फिर हड्डी को स्वस्थ रखना होता है? तो जो जिंक का कार्य है, मानव शरीर में जिंक का मुख्य कार्य है डीएनए एंड आरएनए का संश्लेषण करना। डीएनए और आरएनए इन दोनों का फुल फॉर्म आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको इसका फुल फॉर्म पता होगा, क्योंकि डीएनए आरएनए हम बहुत कक्षा 8 या 9 से ही सुनते चले आ रहे हैं। तो डीएनए आरएनए का फुल फॉर्म कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि लोहे की अधिकता में कौन सा वंशानुगत रोग होता है? लोहे की अधिकता से कौन सा वंशानुगत रोग होता है? क्या वो एंथ्रोपाइसिस होता है, एंथ्रोपायरिक होता है, या फिर इंडियापैथिल हीमोक्रोमैटिस होता है? तो या फिर ये तीनों होते हैं। तो आपको पता है, जब आपने आयरन का चैप्टर पढ़ा था, जब हमने खनिज लवण पढ़ा था, तो वहाँ पर हमने आयरन के बारे में डिस्कस किया था। तो आपको बताया था कि आयरन की कमी से कौन कौन से रोग होते हैं और आयरन की अधिकता से कौन कौन से रोग होते हैं। तो आपको याद आ रहा होगा कि हमने क्या पढ़ा था। आनुवांशिक जो रोग था, जो आयरन की अधिकता से हो रहा था, वो था इंडियापैथिल हीमोक्रोमैटोसिस। क्या था? इंडियापैथिल हीमोक्रोमैटोसिस था। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपका कि लोहे के अवशोषण के बाधक तत्व हैं। लोहे के अवशोषण में बाधक तत्व कौन कौन से हैं? क्या वो तांबा है, क्या वो विटामिन सी है, इमली, चाय, हुकवर्म है, या फिर उपरोक्त सभी? तो जब आपने लोहे का चैप्टर पढ़ा था, हमने कैल्शियम का चैप्टर पढ़ा था, तो वहाँ पर कुछ बाधक तत्व और कुछ सहायक तत्वों के बारे में चर्चा किया था। तो जो आयरन होता है, आयरन के अवशोषण में कौन बाधक होता है? तो ये जो इमली हो गई, चाय हो गए, हुकवर्म हो गए, ये सारी चीज़ें हमारे शरीर में आयरन का अवशोषण नहीं होने देते हैं, लोहे का अवशोषण नहीं होने देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, समाज के संगठित प्रयासों, कार्यवाही द्वारा स्वास्थ्य को उन्नत करना और परिस्थितियों, रोगों की रोकथाम करते हुए जीवन अवधि को दीर्घ बनाने की कला और विज्ञान को कहते हैं। क्या कहते हैं? क्वेश्चन को एक बार फिर से समझेंगे कि समाज के संगठित प्रयासों या कार्यवाही द्वारा स्वास्थ्य को उन्नत बनाना, परिस्थितियों या फिर रोगों की रोकथाम करते हुए जीवन की अवधि को दीर्घ बनाने की जो कला है और विज्ञान है, इसको हम क्या कहते हैं? क्या इसे हम जन पोषण कहते हैं? क्या इसे हम समुदाय पोषण कहते हैं? क्या हम इसे राष्ट्रीय पोषण कहते हैं, या फिर हम इसे आहार पोषण कहते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसे हम जन पोषण कहते हैं। क्या बोलते हैं? इसे हम जन पोषण बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक व्यक्ति क्या कहलाता है जब उसके शरीर का भार उसकी आयु के अनुरूप उचित भार से कम होता है? एक व्यक्ति को हम क्या कहेंगे? जो उसका एक आदर्श भार होना चाहिए। आप मुझे बताएंगे कमेंट करके कि एक वयस्क व्यक्ति का जो आदर्श भार होना चाहिए कितना होना चाहिए, और एक महिला का जो आदर्श भार होना चाहिए, जो एक वयस्क महिला है उसका जो आदर्श भार होना चाहिए वो कितना होना चाहिए। ठीक। क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है हमसे कि एक व्यक्ति क्या कहलाता है जब उसके शरीर का भार उसकी आयु के अनुरूप उचित भार से कम होता है? क्या वो अति भार कहलाता है, क्या वो अल्प भार कहलाता है, क्या वो बौना कहलाता है, या फिर वो क्षयकारी कहलाता है? तो आपको पता है, जब कोई व्यक्ति वो अपने एक आदर्श भार से कम होता है उसका भार, तो वो क्या कहलाता है? अल्प भार कहलाता है। अभी हमने क्या पढ़ा था? हमने अल्प भार पढ़ा था, हमने अति भार पढ़ा था, हमने मोटापे के बारे में भी डिस्कस किया था। तो आप मुझे बताएंगे कि ये जो अल्प भार वाले व्यक्ति होते हैं, इनका बीएमआई कितना होता है, किससे नीचे होता है? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि सूक्ष्म पोषणहीनता के लिए एक शब्द प्रयोग में लाया जाता है। जो सूक्ष्म पोषणहीनता होता है उसके लिए हम एक शब्द का प्रयोग करते हैं, वो शब्द है क्या?
क्या उसे हम भूखमरी बोलते हैं? क्या हम उसे छिपी भूख बोलते हैं? क्या हम उसे अभाव पोषण बोलते हैं या फिर हम उसे अल्प पोषण बोलते हैं? तो जो ये सूक्ष्म पोषणहीनता होता है ना, इसको हम क्या बोलते हैं? तो इसको हम बोलते हैं छिपी भूख। क्या बोलते हैं? छिपी भूख बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मछलियों की यकृत के तेल में किसकी प्रचुरता होती है? मतलब जो मछली का तेल है, मछली की यकृत का तेल है, वो प्रचुर मात्रा में उसमें क्या पाया जाता है? कौन सा विटामिन? क्या विटामिन डी पाया जाता है? क्या विटामिन सी पाया जाता है? क्या विटामिन ए पाया जाता है या फिर विटामिन ई पाया जाता है? तो मछली की यकृत के तेल में जो अधिक मात्रा में पाया जाता है वो पाया जाने वाला विटामिन डी होता है। लेकिन आपको पता है कि मछली की यकृत में जो विटामिन पाया जाता है वो विटामिन ए और डी दोनों होता है। हमने यहाँ पर डी को क्यों लिया? क्योंकि अधिक मात्रा में जो प्रचुरता होती है, हमसे प्रचुरता के बारे में पूछा गया है, ना कि ये पूछा गया है कि कौन कौन से विटामिन पाए जाते हैं। तो हमें ध्यान ये रखना है कि जो अधिक मात्रा में पाया जाता है, जैसे कभी भी अगर आपको दोनों ऑप्शन मिल जाए तो आपको ध्यान ये रखना होता है कि किसमें मात्रा अधिक होती है। क्या विटामिन ए की मात्रा अधिक होती है या फिर विटामिन डी की मात्रा अधिक होती है? तो जो मछली का यकृत होता है, उसके यकृत के तेल में विटामिन डी की मात्रा जो होती है वो अधिक पाई जाती है, लेकिन साथ में विटामिन ए भी पाया जाता है। इसको आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन आयोडीन का सर्वोत्तम स्रोत है? मतलब इनमें से कौन सा है जिसमें आयोडीन अच्छी खासी मात्रा में पाया जाता है? क्या वो गेहूं होता है? क्या वो शैवाल होता है? क्या वो मूली होती है? क्या वो सेम होता है? तो आपको पता है कि जो आयोडीन पाया जाता है वो शैवाल में अधिक मात्रा में पाया जाता है। तो आयोडीन का सर्वोत्तम साधन क्या होता है? तो शैवाल होता है। साथ में आपको क्या ध्यान रखना है? साथ में आपको ध्यान ये रखना है कि जो आपके सी फूड होते हैं, मतलब सी फूड का मतलब जो समुद्री भोज्य पदार्थ होते हैं, उनमें क्या पाया जाता है? उनमें भी आयोडीन पाया जाता है। और नमक भी आपके आयोडीन का एक सोर्स होता है। नमक से भी हमें क्या मिलता है? आयोडीन मिलता है। तो आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है और ये रोग कहाँ पर सर्वाधिक देखने को मिलता है? ये जब हमने आयोडीन का चैप्टर डिस्कस किया था तो वहाँ पर बताया था कि किस इलाके के लोगों को सामान्यतः आयोडीन की कमी हो जाती है और इनको घेघा हो जाता है, जिसे हम बोलते हैं ग्वाइटर। तो उनको ग्वाइटर हो जाता है। अब आप मुझे ये बताएंगे, वैसे मैंने ये क्वेश्चन आपसे पहले भी किया है कि आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो यहाँ पर आपको उसका आंसर मिल गया है। लेकिन मुझे आप ये बताएंगे कि ये किस पर्टिकुलर क्षेत्र में पाया जाता है? ये रोगी जो होते हैं ग्वाइटर के, ये किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? मतलब यहाँ पर आपको विटामिन के नाम दिए गए हैं और उससे संबंधित जो कार्य हैं या फिर उसकी कमी से जो होने वाले रोग हैं उनके बारे में बताया गया है। यहाँ पर मैंने ये पूरा लिया है, इससे आपको 4 क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा, इसीलिए इसको इस तरह के क्वेश्चन को शामिल किया गया है। और इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे भी जाते हैं, चाहे वो नेट का क्वेश्चन हो या फिर टीजीटी पीजीटी का हो। नेट का होता है तो थोड़ा इसको जो है और ज़्यादा कर देते हैं, उसको मिलाने के लिए दे देते हैं। लेकिन यहाँ पर आपसे ये पूछा जा रहा है कि कौन सा सुमेलित नहीं है? क्या थायमीन की कमी से बेरी-बेरी होता है? तो हाँ, आपको पता है कि थायमीन की कमी से क्या होता है? बेरी-बेरी होता है। स्कॉर्विक स्कॉर्विक से क्या क्या होता है? स्कॉर्विक जो एसिड होता है उसकी कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है, ये भी हमें पता है। विटामिन ए वर्णांधता, तो हमें पता है कि ये जो वर्णांधता होता है ये क्या होता है? तो ये एक प्रकार का आप आनुवांशिक रोग समझ सकते हैं। क्या होता है? ये एक आनुवांशिक रोग होता है। विटामिन के से हमने बताया था, के से क्लॉटिंग, के से विटामिन के, तो आप के से क्लॉटिंग ध्यान रखेंगे, के से विटामिन के हो जाएगा। तो ये जो आपके ऑप्शन नंबर पहला है, मतलब बेरी बेरी, ये भी सही है। स्कॉर्बिक एसिड स्कर्वी रोग, हाँ ये भी सही है।
और विटामिन के क्लॉटिंग का काम करता है, मतलब रक्त को थक्का जमाने का कार्य कौन करता है, तो वो विटामिन के करता है। तो आपका यहाँ पर असुमेलित कौन है, मतलब जो गलत है वो है आपका विटामिन ए। विटामिन ए की कमी से आपको पता है रतौंधी रोग होता है और इसके कई स्टेप भी होते हैं जिसके बारे में हमने डिस्कस किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ब्लड कैंसर को आम तौर पर किस नाम से जाना जाता है? ब्लड कैंसर का अन्य नाम आपको बताना है। जैसे जैसे मधुमेह का अन्य नाम होता है, वैसे ही ब्लड कैंसर का भी अन्य नाम है। तो ब्लड कैंसर को आम तौर पर किस नाम से जाना जाता है? क्या उसे हम ल्यूकेमिया बोलते हैं? क्या हम उसे ल्यूकोडर्मा बोलते हैं? क्या उसे हम एनीमिया बोलते हैं या फिर उसे हम हेपेटाइटिस बोलते हैं? तो आपको पता है कि ब्लड कैंसर का जो अन्य नाम है उसे हम ल्यूकेमिया बोलते हैं। ल्यूकेमिया आमतौर पर किसको जाना जाता है? तो ब्लड कैंसर को आमतौर पर ल्यूकेमिया के नाम से जाना जाता है। ये थे हमारे आज के 50 क्वेश्चन जिसे हमने डिस्कस कर लिया। अभी कल भी हमारी जो क्लास होगी वो न्यूट्रिशन साइंस की ही चलने वाली है, लेकिन आपको मैं फिर से याद दिला देती हूँ, आप जो है होम मैनेजमेंट और एक्सटेंशन एजुकेशन का रिवीजन करते रहिए क्योंकि उसके भी टेस्ट आपके होने वाले हैं, मतलब उसकी भी प्रैक्टिस होने वाली है। और जो भी टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किए हैं तो ज्वाइन कर लीजिएगा। हम वहाँ पर आपको रात में 9 बजे रोज़ प्रैक्टिस करवाते हैं, तो आप वहाँ से ज्वाइन करके अपनी प्रैक्टिस को कंटिन्यू कर सकते हैं। बाकी पीडीएफ आपको नहीं मिलती है, जो भी आपको पीडीएफ या जो भी आपको देना होगा वहीं पर वो मिल जाएगा, ठीक? तो बस आज के लिए यही इतना। क्लास आपको कैसी लगी, क्वेश्चन आपको कैसे लगी, ये सीरीज आपको कैसी लगी, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।